नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे बिल्कुल ही नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एके सर क्लासेस। अगर वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर आपको रेड कलर का बटन दिख रहा है, उसको प्रेस कीजिए और पास ही एक नोटिफिकेशन का बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कीजिए ताकि वीडियो में आने वाले जो आगे के अपडेट हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। अब मैं आपको वीडियो के बारे में स्टार्ट करता हूँ। जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मैंने एनएफसी के वर्क असिस्टेंट के एडवांस पेपर के लिए बनाया है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए हैं, खास करके जो एनएफसी का एडवांस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे जैसे कि आप सभी लोगों ने सर्च किया होगा, मैंने भी सर्च किया है कि वहाँ पे एडवांस टेस्ट के रिगार्डिंग किसी भी तरह का ना कोई मॉक टेस्ट का कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है। तो मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए सोच करके ये वीडियो तैयार किया है, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन साइंस के, 15 क्वेश्चन मैथ्स के, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। इस वीडियो की खास बात यह है कि अगर आप एनएफसी की तैयारी कर रहे हैं, एनपीसीआईएल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी या फिर हैवी वाटर के, तो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए ये प्री और एडवांस दोनों में ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो आप सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट, जो कि एनएफसी के वर्क असिस्टेंट का एडवांस टेस्ट का मॉक टेस्ट, जो कि मैं स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस के साथ। और हाँ, नंबरिंग वगैरह में थोड़ा आगे पीछे हो गया है तो कोई बात नहीं। बाकी हाँ, मैंने आपके लिए 15 क्वेश्चन साइंस के, 15 क्वेश्चन मैथ्स के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के तैयार किए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं 1 बाय 1। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में और डी कांच में। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। ध्यान रखिएगा, मैंने पूछा है न्यूनतम होता है, वेग न्यूनतम, सर्वाधिक नहीं। सर्वाधिक अगर आप बताना है तो सर्वाधिक निर्वात में हो जाएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कांच में। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा या डी कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? ए अपवर्तन के सिद्धांत, बी प्रकीर्णन के सिद्धांत, सी वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1, 2, 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, अगर श्रेणी क्रम में बात कर रहे हैं तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3 इज इक्वल्स टू 6। तो डी 6 ओम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 10 keV। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी 200 MeV। नेक्स्ट, बक्सनुमा और कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर का ताप हो जाता है। आप सभी को पता होगा कि पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है। तो ए ऑप्शन जो दिख रहा है आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नहीं हो पाएगा। बी ऑप्शन जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो पानी उबलना और भाप बनना इसी टेम्परेचर के अंदर होता है, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट भाप वगैरह बन जाती है। तो हम देख पाएंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए?
ए 15 किलोमीटर पर घंटा, 150 किलोमीटर प्रति आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर, या डी 1500 किलोमीटर पर आवर। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 15 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? अब आप जानते होंगे कि अगर यहाँ कॉपर, एजी, एल्यूमिनियम और फेरस, यानी कि हम लोग अभी जो तारों में घरों की बिजली में यूज़ करते हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं कॉपर, क्योंकि कॉपर एजी की तुलना में सस्ता आता है। बाकी अगर देखा जाए तो सर्वाधिक सुचालक कौन होता है? एजी, अगर इन चारों ऑप्शन की बात करें तो। और एजी से भी ज़्यादा अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? गोल्ड। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? अब आप देख पा रहे होंगे कि Fe जो कि धातु है, कॉपर भी एक धातु है और निकेल एक धातु है। तो Sb यानी कि जो एंटीमनी है वो इनमें उपधातु है, यानी कि एंटीमनी हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक यानी कि ऐसा यौगिक जो आयनों में टूट जाए जल में घोलने पर, तो वो हमें ऑप्शन नंबर ए CH4, बी CO2, सी CaCl2 और डी NH3। तो सही ऑप्शन दिख रहा है हमको सी CaCl2, जो कि Ca+2 और Cl- में टूट जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। अब आप जानते होंगे कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। तो एन इसमें पूछा क्वेश्चन में यही है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात। तो नाइट्रोजन के कितना हो जाएगा? 1 अनुपात हो जाएगा। और हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो 1:3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोहे की परमाणु संख्या, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको सभी को पता होगा कि हम जब आवर्त सारणी में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो 26वें नंबर पर आता है फेरस। तो हमारा लोहे का वाला परमाणु क्रमांक ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगली तरफ बढ़ते हैं। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? अब आप सभी को आप सब लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी जो कि आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। दूसरे आवर्त में अगर आपने देखा होगा, बेटा मांगे कार सर बाप रोए, इस तरह से आपने शॉर्ट ट्रिक के थ्रू याद किया होगा। तो बेटा मांगे यानी कि Mg, मैग्नीशियम किस नंबर पे आ रहा है? दूसरे समूह में आ रहा है। पहले समूह पे क्या आता है? हलीना की तब से फरियाद। और दूसरी बार आता है Mg, यानी कि ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। समूह नंबर 2 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। अब शून्य समूह का तत्व हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं: हाइड्रोजन, हीलियम, CO2 और Cl2। पहली बात तो CO2 और Cl2 तत्व नहीं है। ऑप्शन ए और बी, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों तत्व हैं। और हाइड्रोजन हमारे पहले वाले समूह का तत्व है और हीलियम हमारे शून्य समूह का तत्व है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्वाइटर अथवा घेंगा, घेंगा पनपता है किस चीज़ की कमी से घेंगा हो जाता है? ऑप्शन ए चीनी की कमी से, बी आयोडीन की कमी से, सी रक्त की कमी से और डी मोटापा से। तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है, तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन के अपन चलते हैं अपन, ठीक है ना। अब मैथ्स के क्वेश्चन आने लग गए। 15 क्वेश्चन साइंस के कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब अगला क्वेश्चन आएगा मैथ्स का। मैथ्स और साइंस आप लोगों के लिए काफ़ी इजी है, क्योंकि हम सभी लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन तरफ देखते हैं अपन, जो मैथ्स का क्वेश्चन आया है। सेक ए इज इक्वल्स टू 5/3, तो 10 ए का मान क्या होगा? तो आपको 10 कुल मिलाकर के आप ये देख लीजिए दोस्तों कि आपको सेक ए से 10 ए बनाना है। तो आप क्या करेंगे? एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज में आपको पता है लाल बटा कक्का से हम अगर सेक की बात करेंगे तो सेक का मान क्या हम डिनोट करते हैं? LAL बटे के ए। तो K/A यानी कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान हो जाएगा 5 और आधार का मान हो जाएगा 3। तो हम लंब का मान निकाल लेंगे इसकी सहायता से। तो लंब का मान कितना आ जाएगा? लंब का मान आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 9। तो ये हो जाएगा लगभग 4। और 4 हमारा किसका मान आ गया? लंब का मान आ गया। और 10 का फॉर्मूला क्या होता है?
लंब बटे आधार। तो लंब का आंसर, लंब का मान कितना आया हमारे पास, 4 आया, और आधार का मान कितना है हमारे पास, 3। तो 4/3 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दे रखा है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि जो हम एडवांस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको इस तरह से देखिए कि हम लोग अगर तैयारी करनी है तो हमको ज़ीरो से लेकर के ही आगे बढ़ना होगा। तो पहले आपका लेवल समझ लें, आपको वीडियो समझ में आ जाए, लाइक करें। अगर आपको ज़्यादा थोड़ा लेवल अप चाहिए होगा तो फिर हम धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि जो लोग सिर्फ 12th पास हैं या सिर्फ 10th पास ही हैं, तो उन लोगों को भी समझ में आएगा, और हमने उन्हीं के हिसाब से और सभी के हिसाब से मतलब पेपर को लेने की कोशिश की। और सारे पेपर में मतलब पेपर में सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं। क्वेश्चन पेपर आपका होगा 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे में आपको इतना टाइम चाहिए होगा कि आप एक क्वेश्चन के लिए कम से कम 1 से 2 मिनट दें। आपको एमआर भी भरनी होती है, सारी चीज़ें होती है, तो मैं आपको उसी हिसाब से तैयार करा रहा हूँ। और पेपर में आपने देखा होगा कि एनएफसी के फर्स्ट पेपर का लेवल ईजी ही आया था, इससे तो काफ़ी ईजी आया था। तो हम उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं और धीरे धीरे इस लेवल को अप ले जाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है बराबर है। तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे किया जाता है आपको पता होगा। 9 हम कॉमन ले लेंगे, सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे आप 1/कोस स्क्वायर ए, माइनस 10 स्क्वायर ए को लिख देंगे आप साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए का आप एलसीएम ले लेंगे नीचे, ऊपर आपके बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाता है, कोस स्क्वायर ए। तो ऊपर वाले कोस स्क्वायर ए से नीचे वाला कोस स्क्वायर ए कट जाएगा, और बाहर हमने 9 कॉमन ले रखा है ऑलरेडी। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 9। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिंदुओं 8,3 एवं 4,0 के बीच की दूरी होगी। अब ये फार्मूला हम ये क्वेश्चन हम दूरी वाले फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं कि x1 y1 और x2 y2 आपको मान लेना है। 8 और 3 को x1 और y1 मान लेना है, और 4,0 को आपको मान लेना है x2 y2। अब फार्मूला क्या होता है, दूरी का फार्मूला होता है ए बी इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है हमारे पास, x2 हमारे पास 4। तो 4 माइनस 8 माइनस 4 में से 8 गए तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 3 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। तो 4 का होल -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 16, और -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 9। तो 9 और 16 25, रूट के अंदर 25 अगर रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 इकाई। ठीक है ना, काफ़ी इजी क्वेश्चन लगा होगा आप लोगों को, और आपको क्वेश्चन फैमिलियर लगे, इजीली समझ में आए, इसी हिसाब से बनाएं ताकि फिर इसको धीरे धीरे एडवांस लेवल पे पहुंचाया जाएगा, ताकि जिससे इजीली आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाए। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि सारे क्वेश्चन, अगर एडवांस पेपर है तो सारे क्वेश्चन टफ ही आएंगे। पेपर में कुछ क्वेश्चन ईजी भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ भी आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाई एक्स से बिंदु 3,5, ये 3 पॉइंट नहीं है, 3,5 लिखा हुआ है, 3,5 की दूरी होगी। अब वाई एक्स पर अगर हम बात करते हैं तो वाई एक्स से हमको दूरी निकालनी है 3,5 की। तो बिंदु 3 कहाँ पर होगा, एक्स अक्ष पर उपस्थित होगा, और वाई कहाँ पर होगा, 5 पर। यानी कि वाई अक्ष से दूरी अगर किसी होगी तो वो एक्स अक्ष के किसी पॉइंट की ही हो सकती है। वाई अक्ष की पॉइंट की दूरी तो उसके दूरी उसके पैरेलल में होती है। ठीक है, तो वाई अक्ष की दूरी कितनी हो जाएगी इस बिंदु से, वो हो जाएगी 3 इकाई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब जो भी आपको समस्या हो वो आप कमेंट में कर दीजिए, ताकि उसको हम अगले वीडियो में सुधार करने की कोशिश करेंगे। वाई अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं, ये क्वेश्चन भी इजी है, आप बता सकते हैं इजीली। वाई अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होंगे। अगर वाई अक्ष पर कोई बिंदु है तो एक्स उस बिंदु पर वाई अक्ष पर कोई बिंदु अगर आता है तो वहाँ पर एक्स के निर्देशांक क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, क्योंकि वाई अक्ष पर जो भी बिंदु होगा वहाँ एक्स तो 0 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 0,y। वहाँ पे जो भी बिंदु होगा सिर्फ y का होगा, एक्स का वहाँ बिंदु 0 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्लिक या राइट कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यदि AP यानी समांतर श्रेणी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सारवंतर होगा। तो आप इसको आप an मान लेंगे, an इजिकल टू 3n+5। तो इससे हम लोग पहला पद निकाल लेंगे। पहला पद क्या आ जाएगा आपकी, n बराबर आप 1 रख दो तो क्या आएगा, 3 × 1 + 5, यानी कि पहला पद हो जाएगा आपके पास 8। हम लोग सारवंतर निकाल रहे हैं, यानी कि d की वैल्यू निकाल रहे हैं आपका।
आप निकाल लो A2, यानी कि n की जगह पर आप 2 रख दो, तो 3 × 2 + 5, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा आपके पास 6 + 5 यानी कि 11। तो A1 हो गया आपका 8 और A2 हो गया आपका 11। और D मतलब क्या होता है, D = A2 - A1। तो D = A2 - A1 हो जाएगा, तो 11 - 8, इसका 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन AP में है, यानी समांतर श्रेणी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में वही श्रेणी होगी जिसमें सार्वंतर समान होता है। सभी में अंतर, पहले पद, दूसरे पद, तीसरे पद, चौथे पद, अंत तक अंतर जो होता है पदों में वो समान होता है। तो हम पहली श्रेणी में देख लेते हैं। पहली में 2 4 6 2 4 8 16 दे रखा है, जो कि कंटिन्यू दो का 2 गुना 4 हो रहा है, मतलब दुगना हो रहा है, तो ये तो समांतर श्रेणी में नहीं हो पाएगी। उसके बाद 1 3 9 27, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है, फिर 6 का अंतर आ रहा है, और फिर देख सकते हैं आप 18 का अंतर आ रहा है, तो ये नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, अगर अपन बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो -10 दे रखा है पहला पद, उसके अंदर अगर आप +4 जोड़ते हो तो -6 आ जाएगा। अब -6 के अंदर आप +4 जोड़ते हो तो -2, और -2 के अंदर आप +4 जोड़ते हो तो 2 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं पाँचवा क्वेश्चन, सॉरी, अगला क्वेश्चन दे रखा है 2x² + 5x - 12 = 0 का एक मूल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण दे रखी है हमको, आप सभी लोगों ने की हुई है। तो द्विघात समीकरण को सोल्व करने का तरीका होता है कि जो बीच वाला पद होता है जिसमें x होता है, तो उसको आपको 2 भागों में तोड़ना होता है, और ऐसे 2 भागों में तोड़ना होता है कि गुणा करने पर तो जो 2x² और 12 इनका जो गुणा होगा वो आना चाहिए, और जोड़ने पर बीच वाला पद आ जाना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि 2x² और 12 को गुणा करने पर कितना आता है, -24x² हमारे पास आना चाहिए। तो 5 के ऐसे टुकड़े करने हैं हमको। तो 5 के टुकड़े क्या क्या कर लेंगे हम लोग, ऐसे बताइए आप। तो हम लोग कर लेंगे 8 और 3, ठीक है। और वो भी हमको माइनस का 8, सॉरी, +8 और -8x और -3x, हम ये 2 ले लेंगे इसके लिए। तो फिर हम जब सॉल्व करेंगे इसको, तो 2x² + 8x - 3x - 12 = 0। तो यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे तो x बराबर कहीं ना कहीं हमको -4, x -4 हमको मिल जाएगा, यानी कि x + 4 = 0, ये भी हमको एक गुणनखंड मिलेगा इसका। तो इसके हिसाब से हमारी वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि x² - 5x + 4 = 0, तो x का मान क्या होगा। सेम टू सेम द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण आपको आ चुकी है या फिर लगभग आती ही है। तो आपको बीच को -5x को आपको तोड़ना है 2 भागों में। तो आप किस किस भागों में तोड़ोगे इसको, x² - 4x - x + 4। तो यहाँ पर जो x का मान आएगा वो क्या होगा, क्योंकि हम x² - 4x लेके चलेंगे, तो हम x को कॉमन ले लेंगे और गुणनखंड आ जाएगा हमारे पास x - 4, और आगे आ जाएगा x + 1। तो एक गुणनखंड जो हमारा जो मान आएगा x का, वो कितना आ जाएगा, x - 4 = 0, यानी कि x बराबर +4। तो क्या हो जाएगा वो, पूर्णांक। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 = 0 और 6x + y - 2 = 0 किस प्रकार का हल संभव होगा। तो इस तरह के समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि समीकरण लंबवत तो नहीं है या समानुपाती तो नहीं है। हम देख रहे हैं कि 5x या 6x आ रहा है। इसके लिए फॉर्मूला होता है वैसे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2 आता है, तो समीकरण किस तरह की हो जाती है, इसका हल अद्वितीय हल निकलता है। तो हम देख पा रहे हैं कि 5/6, और यहाँ पर इस समीकरण के अंदर -3/1, तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2 वाला सॉल्यूशन मिल रहा है हमको। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अद्वितीय हल, यानी कि सिंगल हल, इसका जो हल निकलेगा वो सिंगल हल निकलेगा। ठीक है,
तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। तो आप 25 और 50 का अगर आप HCF निकालेंगे तो आपका HCF आ जाएगा 25, और आप LCM निकालेंगे तो जैसे कि हम जानते हैं आपको LCM और HCF सभी को निकालना आता ही है। तो इसका LCM कितना आ जाएगा 50, और 50 और 25 का गुणनफल कितना हो जाएगा 1250। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। तो इसके अंदर हम एक, सभी को पता है आप लोगों को, इसके अंदर हमको एक त्रिभुज बनाना होता है। त्रिभुज में हमको दे रखा है 5 मीटर ऊंची मीनार से, तो मीनार की ऊंचाई 5 मीटर दे रखी है, और वहाँ से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु दे रखा है। तो ये त्रिभुज इस तरह का बन जाएगा कि इसमें जो लंब है वो भी 5 मीटर का है, और आधार है वो भी 5 मीटर का है। अब आपको जो कोण बनाना है वो कहाँ से बनाएंगे आप, कर्ण और आधार के बीच में जो कोण बनाते हो आप, क्योंकि वो कोण आपसे ये पूछ रहा है। तो आपने, मैं सभी जानता हूँ आप सभी लोग मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, इमेजिनेशन आप सभी लोग कर चुके होंगे इस डायग्राम को। तो इस एंगल का मान बताना है आपको। तो जब आधार और लंब बराबर होते हैं तो एंगल कितना बनता है आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, 45 डिग्री का। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। ये लगभग 9th या 10th क्लास का, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। इसमें आप बता सकते हैं अगर कोई स्पर्श रेखा किसी बिंदु से किसी वृत्त को स्पर्श करती है तो वो केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 1, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो वृत्तों की परिधियाँ 2:3 के अनुपात में हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो अगर आपकी परिधियाँ देख रहे हैं आप, परिधियों 2:3 वृत्तों की परिधियाँ दे रखी है 2:3 के अनुपात में, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात किस हिसाब से निकाल लेंगे आप, दोनों तरफ आपको फॉर्मूला रख देना है 2πr। तो दोस्तों इसमें क्या है कि 2πr1 इज इक्वल्स टू 2πr2। अगर आप दोनों तरफ 2π से क्रॉस कर देते हो तो जो अनुपात परिधियों का है वही अनुपात आपकी त्रिज्याओं का आ जाता है। क्योंकि इसके अंदर ये क्षेत्रफल का नहीं पूछा है इन्होंने, परिधि का पूछा है, परिधि का दिया, सॉरी। तो अगर क्षेत्रफल का दिया होता तो हम क्या करते थे उसको, इनके दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते, ताकि 2 का रूट और 3 का रूट जो कि ऑप्शन में दिया होता अगर वो क्षेत्रफल पूछा होता तो। और समझ रहे ना, तो जिस तरह से परिधि का दिया हुआ है तो परिधि में कहीं भी त्रिज्या के ऊपर स्क्वायर या फिर कुछ नहीं होता है, सिंपल 2πr1 2πr2 हम दोनों तरफ रख लेंगे, 2π से 2π कट जाएगा। तो r1 का जो मान है, मैंने यानी कि जो परिधियों का अनुपात है वही इनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 3 5 0 3 5 5 4 5 का बहुलक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आप सभी को याद आ रहा होगा वैसे तो जो संख्या का ज़्यादा बार रिपीटेशन होता है तो वही इसमें बहुलक होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि शायद 5 जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5, क्योंकि 5 टोटल 4 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका बहुलक भी वही होगा 5। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आ चुके हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस, तो हम उनको देख लेते हैं। इसमें दे रखा है, पहला क्वेश्चन आया हुआ है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों को पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत की है। तो ऑप्शन हमारे पास दिल्ली, हरियाणा, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में स्टार्ट किया है मिशन बुनियाद। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा त्रिपुरा, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी मध्य प्रदेश। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी टाइम हो रहा है। और हाल ही ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, हाल में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? कुश्ती, वॉलीबॉल, पर्वतारोहण, फुटबॉल। तो आप लोग आंसर दे सकते हैं कमेंट में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पता है सभी लोगों को? पर्वतारोहण से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के बीच पेस कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया है? तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार, कपड़ा, कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वच्छ ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा देश नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया है? भारत, यूके, फ्रांस या अमेरिका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यूके इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास और ऑप्शन नंबर डी वित्तीय समावेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशल विकास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया या अरब प्रायद्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। भारत के किस राज्य में लाल मिर्च सबसे अधिक पैदा होती है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अब इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ। हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास अ स्टूडेंट ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए रॉट, बी वाज राइटिंग, सी राइट्स एंड डी इज़ राइटिंग। तो अगर आप देखें क्वेश्चन को, व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास ए स्टूडेंट वॉज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा टेंस के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन दे रखा है सेलेक्ट करेक्ट वर्ड। तो इसमें आपको देखना है कि स्पेलिंग किस ऑप्शन में स्पेलिंग सही दे रखी है। एक्सेलरेशन की स्पेलिंग दे रखी है, सभी अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्सेलरेशन का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जवाहरलाल स्पेंट हिज चाइल्डहुड डैश आनंद भवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एट आनंद भवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायरेक्शंस दी हुई है, सेलेक्ट द प्रॉपर प्रीफिक्स। आपको प्रीफिक्स सेलेक्ट करना है यहाँ पर। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा एडिटर। तो किस तरह का प्रीफिक्स आप इसमें यूज़ कर पाएंगे? बाय, सब, जॉइंट और बी। तो ऑप्शन नंबर बी सब एडिटर प्रीफिक्स, सब इसके अंदर हम प्रीफिक्स जोड़ देंगे तो इससे नया वर्ड बन जाएगा सब एडिटर। ओके नेक्स्ट। माई टीचर कैम फॉरवर्ड डैश मी इन स्टडीज़। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं चार, हेल्प, हेल्पिंग, टू हेल्प, इज़ हेल्पफुल। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माई टीचर कैम फॉरवर्ड टू हेल्प मी इन स्टडीज़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशंस। तो हमारा क्वेश्चन है लाइफ इज़ नॉट अ बेड डैश रोजेस। यानी कि
क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? जीवन कोई पलंग नहीं है, डैश रोज, यानी कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दे रखा है डेंजर, तो डेंजर से आपको नया ऑप्शन दे रखे हैं ER, B, S, C, D। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन जोड़ के डेंजर से नया वर्ड बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जोड़ लेंगे इसके अंदर, तो इससे बन जाएगा ये डेंजरस। हाँ, अब अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। शी डैश TV when her husband came, so she was watching TV when her husband came। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय वाज क्योर्ड डैश टाइफाइड, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन दे रखे हैं हमको फ्रॉम, ऑफ, फॉर, थ्रो। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम टाइफाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्फिनिटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फिश पीपल विल नॉट कम फॉरवर्ड डैश अदर्स। सेल्फिश पीपल विल नॉट कम फॉरवर्ड डैश अदर्स। ऑप्शन हेल्प, टू हेल्प, हेल्पिंग, टू हेल्प्ड। सो इसका हो जाएगा विल नॉट कम फॉरवर्ड टू हेल्प अदर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम सभी ने आज शायद इस चैनल से पहला मॉक टेस्ट जो NFC के एडवांस टेस्ट के लिए हमने तैयार किया है। हाँ, आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी चीज़ सही या गलत अगर लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिल सकें। NFC के यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो पहुँचाया जाए ताकि आपको प्रिपरेशन में थोड़ी हेल्प मिले। थैंक यू। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में।